जैमियन को भी ये बात जैसे ही समझ आती है वो फौरन से चारों स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज चुका था ताकि फेंगटियान उसे फॉलो ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ फेंगटियान भी काफी ज्यादा चालाक था, जो कि अपने एक बॉडी क्लोन बनाकर उसे जैमियन के पीछे लगा देता है, जबकि वो खुद 3000 इल्यूजनरी बॉडी चेंज टेक्निक के स्क्रोल्स हासिल करने के लिए रवाना हो गया था। मास्टर टियानहाउ यहाँ जैमियन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर उस क्लोन के साथ फाइट करते हैं, जहाँ आखिरकार हम देखते हैं कि जैवियन के पास एक बेहतरीन आइडिया आ गया। वो अपने फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते उस क्लोन को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैवियन ने यहाँ पर उस क्लोन को एब्सॉर्ब करने की वजह से 3000 इल्यूजनरी बॉडी चेंज टेक्निक भी सीख ली, जिसको लगातार अगले 1-2 महीनों तक जंगलों में प्रैक्टिस करने के बाद जैवियन उसके फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। यहाँ जंगलों में जैवियन की मुलाकात वुल्फ किंग से भी हो चुकी थी, जो कि जैवियन को उसके बोन विंग्स के बारे में बताता है कि ये डीमन फिनिक्स क्लैन से है और तुम्हें इन बोन विंग्स को सब लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जैवियन से होती है, जो कि कैंपफायर के पास बैठते हुए अपने क्लोन को समन कर चुका था। जैवियन यहाँ पर अपने क्लोन को देखते हुए कहता है कि ये तो एक डोलिंग लेवल के वॉरियर जितना पावरफुल है, पर मुझे इसे कई ज्यादा ताकतवर क्लोन की जरूरत थी। जब मैं 3000 इल्यूजनरी बॉडी चेंज टेक्निक को मास्टर कर रहा था, तब मैंने थोड़ी बहुत लाइटनिंग और विंड की पावर को एब्सॉर्ब किया था, और इतनी थोड़ी पावर्स की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा ताकतवर क्लोन बना पाऊंगा। ये सब कहते हुए जैवियन इसी तरह से उदास हो ही रहा है। तभी अचानक मास्टर टियानहाउ जैवियन से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि अपने क्लोन को ताकतवर करने के लिए तुम्हें सिर्फ पावर ऑफ विंड और थंडर की ही जरूरत पड़ेगी, बल्कि उसके अलावा तुम किसी और पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स है, और हेवनली फ्लेम्स पावर ऑफ विंड और थंडर दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम की बात करें, अगर तुमने अपने फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस क्लोन को ताकतवर करने की कोशिश की, तो इसकी मदद से हम तुम्हारे क्लोन की वो आखिरी कमजोरी भी मिटा सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा क्लोन इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि तुम अपने किसी भी दुश्मन को हरा सको। जैवियन मास्टर टियानहाउ की सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि आपने कहा कि मैं अपने फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन को स्ट्रॉन्ग करूं, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि फॉलन हार्ट फ्लेम सोल की एक एनिमी है। अगर फॉलन हार्ट फ्लेम ने मेरे क्लोन को टच भी किया तो वो उसके सोल को फौरन से राख में बदल देगा। जिस पर मास्टर टियानहाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन शायद ये बात तुम भूल रहे हो कि दुनिया में ताकतवर होने के लिए तुम्हें मुश्किल हालात से गुजरना होगा, और वैसे भी फॉलन हार्ट फ्लेम को तो तुम्हारी बॉडी ने ऑलरेडी एक बार रिफाइन कर लिया है। इसका मतलब कि वो तुम्हारे सोल के साथ उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, तो तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, तुम्हें रिस्क लेना ही होगा। जो सुनकर जैवियन का क्लोन यहाँ पर जैवियन से कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैवियन भी अपने क्लोन की बात सुनने के बाद आखिरकार अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जहां मास्टर टियानहाउ भी तमाशा देखने के लिए बाहर आ चुके थे। फॉलन हार्ट फ्लेम इस वक्त काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रही थी, जिसे जैवियन ने धीरे से अपने क्लोन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोन दर्द से तड़पना शुरू हो गया। मास्टर टियानहाउ देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम उस क्लोन को धीरे धीरे करके गायब कर रही थी, इसलिए वो जैवियन से कहती है कि अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की टेम्परेचर को थोड़ा कम करो, उतना कम जितना तुम्हारा ये क्लोन उसे एब्सॉर्ब कर सके। जैवियन भी उनकी ये बात सुनकर फौरन ऐसा ही करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो क्लोन यहाँ फॉलन हार्ट फ्लेम के दर्द को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाउ धीरे धीरे से फॉलन हार्ट फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ाना भी शुरू करवा चुके, जिसका रिजल्ट यही होता है कि क्लोन ने आखिरकार फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से प्योरीफाई करके अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया था। यानी कि अब ये फॉलन हार्ट फ्लेम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर गई थी, लेकिन अभी भी जैवियन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं। वो अपने क्लोन को और भी ज्यादा ताकतवर करना चाहता है। वो यहाँ पर थके हार कर कहता है कि क्लोन को प्यूरिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, जिस पर मास्टर टियानहाउ जैवियन से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े लालची हो, क्या तुमने फेंगटियान को देखा नहीं? उसे अपने क्लोन को इस हद तक रिफाइन करने में एटलीस्ट 5 साल लगा दिए होंगे, जो काम तुम सिर्फ 2 महीने में कर चुके हो, और अभी भी तुम्हें लगता है कि ये स्लो है। अगर तुमने 2-3 और महीने लगा दिए उसके बाद तो तुम अपने क्लोन को पूरी तरीके से परफेक्ट भी कर लोगे। जैवियन यहाँ मास्टर टियानहाउ की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही साथ जैवियन ने वहाँ पर मौजूद अपनी डीमन सोल पपेट को अपने
पास वापस रख लिया था। तभी अचानक मास्टर टियान हाउस ज़ावियन से कहते हैं कि क्या तुम्हें टियानमू माउंटेन नहीं जाना, जल्दी टियानमू माउंटेन ओपन होने वाला होगा और अगर सब लोग वहाँ पर तुमसे पहले इंटर हो गए उसके बाद तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज़ावियन मास्टर टियान हाउ की ये बातें सुनने के बाद अपने हुडी को पहनकर फौरन मैप का इस्तेमाल करते हुए टियानमू माउंटेन की तरफ निकल पड़ा, जहाँ जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ावियन टियानमू माउंटेन तक पहुंच गया था, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ज़ावियन भी पहली दफा इस नजारे को देखकर कहता है कि वाकई में मैंने जितना भी टियानमू माउंटेन के बारे में सुना था वो सब कुछ सच है। लेकिन साथ ही साथ ज़ावियन की नजर यहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों पर भी पड़ गई थी, जो कि सबके सब लोग यहाँ टियानमू माउंटेन के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग भी यहाँ पर ज़ावियन को देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लो एक और आ गया, इस बार तो टियानमू माउंटेन के लिए काफी सारे लोग आ रहे हैं। जिस पर पास में मौजूद एक आदमी जवाब देते हुए कहता है कि टियानशेन ब्लड पूल हर 3 साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है, इसलिए दूर दूर से कल्टीवेटर उसके लिए जरूर आते हैं। लेकिन सब लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं हो पाती कि वो वहां तक पहुंच भी पाए। यहाँ पर ये लोग आपस में इसी तरह की बातों को डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक इन लोगों को ऊपर से एक बर्ड की आवाज सुनाई दी, जिसे देखकर वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मिस फैंग काइनीर का रेनबो क्रेन है। क्या फैंगली पिविलियन ने इस बार मिस फैंग काइनीर को यहाँ पर भेजा है? जो सुनकर तो ज़ावियन भी यहाँ पर मिस फैंग काइनीर की तरफ देख रहा था और बाकी के सब लोग अभी भी मिस फैंग काइनीर के बारे में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये यंगर जनरेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। ऐसा सुनने में आया कि ये फैंगली पिविलियन की ईस्ट ब्रांच की एक न्यू लीडर भी बन चुकी है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। मिस फैंग काइनीर तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जो कि यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर और एल्डर मुंह के साथ आई थी। दूसरी तरफ नीचे मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि टियानमू माउंटेन ने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी है, वरना अगर सेट लीडर जहाँ पर आ जाते तो हम लोग क्या करते। ज़ावियन भी उन लोगों की बातें सुनकर समझ जाता है कि अच्छा टियानमू माउंटेन में ज्यादा पावरफुल लोग इंटर नहीं हो सकते, यानी कि वहाँ पर एक लिमिट लगी हुई है। कोई भी डोजो लेवल का वॉरियर या फिर डोजो के 8 स्टार या फिर बड़ा लेवल का वॉरियर अंदर की तरफ इंटर नहीं हो सकता। यही तो वजह है कि फेंगटियान यहाँ पर खुद नहीं आया, बल्कि फैंगली पिविलियन ने यहाँ पर मिस फैंग काइनीर को भेज दिया। साथ ही साथ ज़ावियन यहाँ पर मिस फैंग काइनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर फैंगली पिविलियन ने इस लड़की को यहाँ पर भेजा है तो मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये लड़की किसी तरह के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रही है अपनी रियल ओरा को छुपाने के लिए। पता नहीं ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। मैं इस वक्त खुद के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता, जितना हो सके मुझे अपने आप को मुश्किलों से बचाना होगा। दूसरी तरफ मिस फैंग काइनीर भी यहाँ पर एल्डर मुंह से सवाल करते हुए पूछती है कि एल्डर मुंह, बाकी के 3 पेविलियंस में से आखिर इस बार टियानमू माउंटेन के लिए कौन कौन आ रहा है? जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि वांजिंग पेविलियन ने टांग यिंग को यहाँ पर भेजा है, जबकि हुआन पेविलियन की तरफ से वांगचन यहाँ पर आएगा और तीसरे पेविलियन यानी के जिंगयुन पेविलियन की तरफ से यहाँ पर मुझे लगता है कि मू किंग लुआन आएगी। मिस फैंग काइनीर शायद इन तीनों लोगों को जानती थी, इसलिए वो ये नाम सुनते साथ ही कहती है कि अच्छा लगता है कि इस बार मुझे ब्लड पूल के लिए काफी ज्यादा लंबी फाइट लड़नी होगी, क्योंकि इस बार वहाँ पर रश बहुत ज्यादा होगा। तभी अचानक ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मिस काइनीर तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा, क्योंकि मास्टर फेंगटियान ने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस बार सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि नॉर्थर्न रीजन से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्हें लगता है कि वो लोग जरूर टियानमू माउंटेन पर आएंगे। जिस पर मिस काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि कहीं तुम लोग ज़ावियन की बात तो नहीं कर रहे। ग्रेट एल्डर उसे बताता है कि हम लोग ज़ावियन को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट के सामने आया था और फिर भी वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। ज़ावियन भी पास में बैठे ये सारी बातें सुन रहा था, जिस पर मिस फैंग काइनीर कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, उसने किसी और की पावर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर वो टियानमू माउंटेन के अंदर इंटर हो जाए तो वो किसी और की एबिलिटीज को उधार नहीं ले सकता। टियानमू माउंटेन में उसे खुद की एबिलिटीज पर ही डिपेंड होना होगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी है। यह मिस फैंग काइनीर अब इसी तरह की बातें कर ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि टियानमू माउंटेन के ओपन होने का वक्त हो चुका था। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर तो ज़ावियन भी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वक्त आ गया। दूसरी तरफ बाकी के सब कल्टीवेटर्स भी फौरन उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन इस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से जो कमजोर वॉरियर होगा वो भी अंदर की तरफ नहीं जा सकता। देखते देखते थोड़ी देर में अचानक वो पोर्टल पूरी तरीके से
से स्टेबल हो गया। ज़ावियन भी उस पोर्टल को देखते हुए इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है कि आखिर इस तरह का पोर्टल सेंट्रल प्लेन के अलावा और मैं कहाँ देख सकता हूँ, ये दिखने में वाकई में काफी जरा खूबसूरत है। दूसरी तरफ बाकी के सब कल्टीवेटर्स यहाँ तेजी के साथ उस पोर्टल की तरफ रवाना हो गए। वो सब लोग चाहते थे कि मैं सबसे पहले इंटर हो जाऊं, यानी कि ये सब लोग एक तरह से रेस लगाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ावियन भी अपनी जगह पर खड़े होकर अपने मन में कहता है कि मुझे भी देखना है कि आखिर सेंट्रल प्लेन की यंग जनरेशन में मैं कहाँ पर हूँ, क्या मुझसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा ताकतवर है। जबकि मिस फ्रैंक काइनीर भी यहाँ पर अपने दोनों एल्डर से कहती है कि आप दोनों मेरा बाहर इंतजार करें, अंदर का काम मैं देख कर आऊंगी। जो सब कहने के बाद मिस फ्रैंक काइनीर तेजी के साथ पोर्टल की तरफ रवाना हो गई और यहाँ पर उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा तेज थी। लोग ये देखकर जरा हैरान नहीं थे क्योंकि उन लोगों को पहले ही मालूम था कि मिस फ्रैंक काइनीर काफी ज्यादा ताकतवर है, पर तभी अचानक ज़ावियन गोली की रफ्तार से इन लोगों के पास से गुजर गया, जो कि मिस फ्रैंक काइनीर को भी रफ्तार में आसानी के साथ पीछे छोड़ देता है। ये देखकर मिस फ्रैंक काइनीर को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते साथ ही उसने ज़ावियन पर कुछ स्लैश अटैक्स कर दिए थे, जिन्हें ज़ावियन अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ साइड पर हटते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही साथ ज़ावियन पीछे की तरफ मुड़ते हुए यहाँ मिस फ्रैंक काइनीर का मजाक उड़ाने के लिए उसका शुक्रिया भी अदा कर देता है। और ये सब करने के बाद ज़ावियन पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ फौरन उस पोर्टल के अंदर इंटर हो गया। दूसरी तरफ मिस फ्रैंक काइनीर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इस लड़की के पास 3000 थंडर टेक्निक कहाँ से आ गई, वो तो हमारी फैंगली पवेलियन की टेक्निक है। यहाँ टियानो माउंटेन में सबसे पहले ज़ावियन इंटर हो चुका था, जबकि मिस फ्रैंक काइनीर सेकंड नंबर पर थी, पर वो अंदर आते साथ ही ज़ावियन पर अपने गोल्डन रिबन से हमला कर देती है, जिसको ज़ावियन ने डॉज करते हुए फौरन अपने हेमनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो मिस फ्रैंक काइनीर से कहता है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तब तक वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ चुके थे। ज़ावियन मिस फ्रैंक काइनीर से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, इसलिए अब तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही हो। जिस पर मिस फ्रैंक काइनीर कहती है कि तुम ज्यादा बोले मत बनो, मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे थंडर प्रिजन फॉर्मेशन को तोड़ दिया। उसके अलावा तुम हमारे प्रेसिडेंट फेंग टियान से भी अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। वाकई में तुम अपने रेपुटेशन के काबिल हो। क्यों, सही कहा ना मैंने ज़ावियन। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का ज़ावियन है, वही ज़ावियन जिसने मास्टर शेंग की जान ले ली थी। जिस पर ज़ावियन भी यहाँ पर मुस्कुरा कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। वो सब वैसे भी तुम्हारी फैंगली पवेलियन की ही गलती थी, लेकिन अगर फिर भी तुम अपनी फैंगली पवेलियन के लिए बदला लेना चाहती हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। ज़ावियन की ये एरोगेंसी देखकर मिस फ्रैंक काइनीर कहती है कि तुम बहुत बड़े एरोगेंट हो, लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाया कर सकूं। एक बार अगर तुम टाइशन ब्लड पूल तक पहुंच जाओ तो उसके बाद हम लोग अपना ये हिसाब भी चुकता कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पहले तुम वहां तक पहुंच तो जाओ, अगर तुम में इतनी काबिलियत हुई तो सही। ये सब कहने के बाद मिस फ्रैंक काइनीर अपनी विंग्स एक्टिवेट करके वहां से दूर चली गई, जबकि ज़ावियन भी अपनी विंग्स एक्टिवेट करके दूसरी तरफ रवाना हो गया। सब लोग सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि यार ये बहुत बुरा हुआ, हमें लग रहा था कि यहाँ इतना ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, जरूर इन लोगों के दरमियान फाइट होगी, लेकिन हम लोगों को अच्छी फाइट देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ ये लोग आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि वैसे जब ये दोनों टाइशन ब्लड पूल पर पहुंच जाएंगे तब तो इन लोगों के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इस फाइट को कौन जीतेगा? चाहे जो भी जीते हमें तो मजा आएगा। ये लोग यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि तभी अचानक हम वहाँ पर मिस नलान यानरान को भी देखते हैं, जो कि खुद भी टियानमो माउंटेन में आई हुई थी, लेकिन ज़ावियन को इस बारे में अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ावियन पर आ जाता है, जो कि टियानमो माउंटेन में अकेले भटक रहा था। ज़ावियन मैप का इस्तेमाल करते हुए टियानशन ब्लड पूल तक जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन चारों तरफ इतना ज्यादा कोहरा है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो परेशान होते हुए कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। तभी अचानक ज़ावियन को एक बड़े से बीस्ट की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर तो ज़ावियन फौरन से उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ चट्टानों के ऊपर आने के बाद ज़ावियन देखता है कि नीचे की तरफ एक राइनो की सी वॉरियर के पीछे पड़ा हुआ है। ये एक लेवल 6 का राइनो फ्रॉस्ट बीस्ट था, जो कि काफी जरा खतरनाक है। और दूसरी तरफ वो राइनो जिस वॉरियर का पीछा करते उस पर लगातार अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था। इस वॉरियर के बारे में अभी ज़ावियन कुछ भी नहीं जानता। हम देखते हैं कि इस राइनो फ्रॉस्ट ने अपनी फ्रोजन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपने सामने मौजूद वॉरियर पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। जिन अटैक्स को देखकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज हो जाता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी किसी से कम नहीं था। वो आसानी के साथ इस राइनो के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। साथ ही उसने अपनी तलवार को निकालते हुए तेजी के साथ राइनो की तरफ बढ़ते उसे एक ही स्लैश में खत्म कर दिया।
ज़ेवियन तो उस वॉरियर की ये रफ्तार देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। दूसरी तरफ वो वॉरियर इस राइनो को खत्म करने के बाद अपनी तलवार को वापस रखते हुए कहता है कि अगर तुमने तमाशा देख लिया हो तो तुम अपने आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हो। जो सुनकर तो ज़ेवियन फौरन से जंप करते हुए उस वॉरियर के पास आ गया। साथ ही साथ ज़ेवियन उस वॉरियर से कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मुझे तुमसे कोई पंगा नहीं या फिर मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं करनी, मैं तो बस तुम्हारे स्किल्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। जो सुनकर वो वॉरियर अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है टांग यिंग और मैं वांजिन पिविलियन से हूँ। ज़ेवियन तो टांग यिंग का नाम सुनकर कहता है कि अच्छा तो ये है वो टांग यिन, वांजिन पिविलियन का वॉरियर जो कि फेंगली पिविलियंस के दुश्मन है। दूसरी तरफ ज़ेवियन भी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ज़ेवियन। जो सुनकर टांग यिंग कहता है कि अच्छा वो ज़ेवियन जिसने फेंगली पिविलियन की नाक में दम कर दिया, तुमने तो चारों तरफ अहंकार बचा कर रखा हुआ है। जो सुनकर ज़ेवियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं, हमारे बीच बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी और इसी वजह से मजबूरन हमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ करनी पड़ी। ये सुनकर टांग यिन जवाब देते हुए कहता है कि तुम छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए फेंगटियान को अपना दुश्मन नहीं बना सकते, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, वो किसी के भी जान लेने से बिल्कुल कतराता नहीं है। साथ ही साथ वो ज़ेवियन को बताता है कि उसने जरूर टियानशिन ब्लड पूल के लिए भी कुछ खतरनाक लोगों को यहाँ पर भेजा होगा, मेरे पास बातें करने का वक्त नहीं, फिलहाल मुझे यहाँ से चलना होगा। अगर तुम टियानशिन प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाओ तो यकीनन हम एक दूसरे के साथ कोई डील या फिर पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ज़ेवियन यहाँ पर अपने मन में कहता है कि इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं टियानशिन प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाऊँ तो ये मुझसे हाथ मिला लेगा। यहाँ ज़ेवियन तो ये सब सोच रहा था, लेकिन जैसे वो अपने सामने की तरफ देखता है टांग यिंग तो कब का वहां से गायब भी हो गया था। वो इसे यहाँ वहां ढूंढते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, अगर ये मुझसे हाथ मिलाना चाहता है तो एटलीस्ट ये मुझे टियानशिन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ न कुछ तो बता देता कि आखिर वो है किस तरफ। लेकिन चूंकि उसने ज़ेवियन को अब कुछ नहीं बताया तो ज़ेवियन खुद ही टियानशिन प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो गई थी। ज़ेवियन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जगह काफी जरा खूबसूरत है और सामने की तरफ से काफी जरा एनर्जी भी आ रही है, लगता है कि उसी की तरफ टियानशिन ब्लड पूल होगा। ये सब कहते हुए ज़ेवियन अभी टियानशिन ब्लड पूल की तरफ रवाना होने वाला था, तभी अचानक उसे यहाँ पर किसी लड़की की फाइट करने की आवाज सुनाई देती है, जिसने अपने फ्लेक्चुअल सोर्ड ऑफ विंड स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया और ये तो कोई और नहीं बल्कि मिस नलान यानरन करती थी। इसलिए ज़ेवियन सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो मिस नलान यानरन है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिस नलान यानरन पर आ गया था, जिसे कुछ वॉरियर्स ने घेर रखा है। इन वॉरियर्स ने मिस नलान यानरन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि हुआन पिविलियन के वांगचेन और उसके साथी थे। वांगचेन यहाँ पर मिस नलान यानरन से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, चलो फिर वो ट्रेजर हमें दे दो वरना हमें मजबूरन तुम्हारी जान लेनी होगी। जबकि वांगचेन का साथी भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा था। वो कहता है कि वो स्पिरिट फॉक्स ओबीडियंटली हमें दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम तुम्हें इससे ज्यादा जीने नहीं दे सकते और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एक लड़की हो इसलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। मिस नलान भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोग ख्वाब देखना बंद करो। जो सुनकर तो वो तीनों वॉरियर गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू हो गए। उन तीनों ने यहाँ पर अपने अर्थ पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस नलान यानरन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें डॉज करते हुए मिस नलान वहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है। इवन कि उसने फौरन यहाँ पर अपनी डोकी विंग्स भी एक्टिवेट कर लिए थे ताकि वो उड़कर वहाँ से दूर चली जाए, लेकिन वो तीनों वॉरियर ऐसा होने नहीं देते बल्कि वो अपने स्पेयर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मिस नलान पर अटैक कर चुके, जिन्हें डॉज करने के चक्कर में मिस नलान को वापस से जमीन पर आना पड़ा। यहाँ जमीन पर आते साथ ही वो तीनों वॉरियर फौरन से मिस नलान को एक बार फिर से घेर चुके और वो साथ ही साथ अपने प्रेजेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे बीच में जकड़ लेते हैं। मिस नलान के पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो अपने मल्टीपल सोर्ड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस बैरियर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों वॉरियर्स ने यहाँ पर अपने अर्थ ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस नलान पर अटैक कर दिया। वांगचेन भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ये स्पिरिचुअल लैंड अर्थ ड्रैगन टेक्निक हमारे क्लैन की काफी ज्यादा बेहतरीन टेक्निक है, इसको तो तुम चाहकर भी ब्लॉक नहीं कर सकती। और ये बात बिल्कुल सच भी थी। हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन तेजी के साथ यहाँ मिस नलान यानरन के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। वो अपने सोर्ड बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस अर्थ ड्रैगन को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अर्थ ड्रैगन आसानी के साथ उस बैरियर को तोड़ते हुए मिस नलान के साथ जाकर हिट करने ही वाला था। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हैवी रूलर थी
तेजी के साथ आती हुई स्टार ड्रैगन पर गिरते ही उसे डिस्ट्रॉय कर चुकी। जो देखकर तो वांग चैन और हुआंग पेविलियन के सारे ही लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए और सामने की तरफ से जब धुआं हटता है तो ये कोई और नहीं बल्कि ज़्यावियान था, जिसने एक हीरोइन